आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर फॉरेन, यानी कि भारत में बनाइए विदेश के लिए। और उन्होंने इसी के साथ यही स्वीकार किया है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट जो पोजीशन है उसमें भारत की स्थिति अभी बहुत कमजोर है, उसे आगे बढ़ाना होगा। शायद उसकी वजह भी यही है। उन्होंने कई चीजों को लेकर के जिक्र किया, यह भी कहा है कि अगर उद्योग जगत से जुड़े लोग एक कदम उठाएंगे तो उसके सहयोग के लिए सरकार की ओर से 4 कदम उठाए जाएंगे। और बड़ी बात उन्होंने यही कही है कि दुनिया अभी रिलायबल पार्टनर को ढूंढ रही है, रिलायबल कंट्री और प्लेटफॉर्म को ढूंढ रही है, जिसको लेकर के भारत एक उचित स्थान रिप्लेस कर सकता है। तो चलिए हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस नेता और उद्योगपति सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा नेता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले सीताराम जी आपके पास आना चाहूंगा। मोदी साहब ने एक बड़ी बात कही है कि अगर उद्योगपति एक कदम उठाएंगे तो हम 4 कदम सहयोग के लिए आगे आकर उठाएंगे। इसी से हमारा माहौल, जीडीपी, दुनिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग जगत की अहम भूमिका रहेगी। उनको एक भरोसा भी है कि आने वाले दिनों में जिसको लेकर के पूरा मुल्क चिंता कर रहा है कि ग्रोथ का क्या होगा, निश्चित रूप से हमारी ग्रोथ वापस लौटेगी। जी देखिए, निश्चित तौर के ऊपर जो ये बात सोच है, ये अच्छी सोच है कि भाई आज अगर जीडीपी उठानी है तो उद्योग को उठाना पड़ेगा। स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल से वोकल की तरफ, और एक आप ही के टीवी के ऊपर एक कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें किरण माहेश्वरी जी भी थी और भी कई महानुभाव थे। हम स्वागत करते हैं, लेकिन एमएसएमई जो सेक्टर है वो भारत के अंदर इस टाइम पे अपने आप को एक असहाय फील कर रहा है, और इतना असहाय फील कर रहा है लॉकडाउन के बाद में जिसकी हद नहीं बोल सकता मैं। आज एक कदम की बात कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर तो इस टाइम पे गोद में पड़ा हुआ है सरकार की। अगर उसको नहीं संभालेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, जब तक नहीं संभालेंगी, जब तक ये उद्योग धंधे ठीक नहीं हो सकते किसी भी हालत के अंदर। अभी जैसे हम विदेश की बराबरी तो करना चाहते हैं, लेकिन हम विदेश की तरह काम नहीं करना चाहते। चाइना के अंदर भी लॉकडाउन हुआ, वहां पे जो जो सुविधाएं उद्योगों को दी हैं, जो जो रिबेट उद्योगों को दी है, वो हमको सोचना पड़ेगा। इसमें हमें आज जो सुविधाएं, हमें आज रोटी की भूख है और हमें समोसा खिलाया जा रहा है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमारे को जो चीज की रिक्वायरमेंट है, देखिए 70 साल के इतिहास के अंदर उद्योगपति ने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। ये पहला इतिहास है जब ये 2 महीने के लॉकडाउन पीरियड के अंदर उद्योगपति ने अपनी 3 जिनाइन चीजें मांगी हैं। पहली, बिजली का जो मिनिमम चार्जेज हैं, जो फैक्ट्री हम लोगों की चली ही नहीं, और उसका कारण है लॉकडाउन, और लॉकडाउन किया सरकार ने, उसका मिनिमम चार्ज तो हम माफ करवाना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। दूसरा, हमने ये कहा कि बैंकों का इंटरेस्ट आप 8 बजे डिक्लेयर कर रहे हो और 8 बजे ये कह रहे हो कि 12 बजे से लॉकडाउन हो गया, आप जहां हैं वहीं रहिए। तो हमारे जो बैंकों का ब्याज स्टार्ट हुआ, हम ये नहीं कह रहे आप पूरा माफ कर दीजिए, लेकिन हम ये चाहते हैं उसके अंदर से केंद्र सरकार आरबीआई को बोल के रिबेट दे। तीसरा, जो सैलरी का मुद्दा है, आज सुप्रीम कोर्ट तक उद्योगों को क्यों जाना पड़ा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम स्वागत करते हैं, लेकिन घर में निर्णय क्यों नहीं होती? जब तक घर में निर्णय नहीं होंगे, ये कोर्टों के दरवाजे खटखटाएंगे आदमी, वहां कोई मैं नहीं मानता कि वहां पे कोई चीज आगे बढ़ पाएगी। कोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार को निर्णय करना पड़ेगा। कोर्ट डायरेक्शन देगा हो सकता है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप एक कदम आगे बढ़ने के लिए खड़े, सरकार आपके सहयोग के लिए 4 कदम आगे बढ़ाएगी। तो अभी आपको लग रहा है कि कोविड-19 के दौरान जो हमारे लॉकडाउन हुए, 4 लॉकडाउन का सामना किया, एक लॉकडाउन को आप लॉकडाउन 5 भी मान सकते हैं और अनलॉक भी उसे 1 फेज भी मान सकते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो इस दौरान कहीं आपको लग रहा है कि 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, तो सरकार का दावा है कि
इंडस्ट्री और आम आदमी को राहत दी जा सके। इस वजह से क्या लोगों में भरोसा पैदा हो कि कोविड-19 के दौरान भी सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ में हर वर्ग का ख्याल रखा है और उससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इसलिए कहीं लग रहा है जो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम आगे आपके साथ आकर के बढ़ाएंगे। आज उद्योगपति को कहीं नहीं लग रहा कि हमारे को कोई राहत मिला है। उद्योगपति जो मांग रहा था वो नहीं मिला। रही सवाल 2 महीने जो 4 लॉकडाउन हुआ, हमने लेबर को बढ़ाया, लेबर को सैलरी दी और जब लॉकडाउन खुलने का तो आया तो उनको एक रजिस्ट्रेशन करके बाहर भेज दिया, उनके घरों पे भेज दिया। मैं लौटूंगा सर, वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आपके पास में आऊंगा। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। एक जर्नलिस्ट भी हैं आप और आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं जो मुझे लगता है कि पार्टी लाइन से अलग हट करके दिखना चाहिए उससे। एक तो कहा कि दुनिया को एक रिलायबल पार्टनर की आवश्यकता है, इस अवसर का फायदा भारत को उठाना चाहिए, भारत इस जगह को रिप्लेस कर सकता है। आपने बहुत देखा हुआ है, अच्छे से आप इकोनॉमिक्स को समझते हैं। क्या वास्तव में माना जा सकता है कि अभी अवसर है और भारत को इसे भुनाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की पोजीशनिंग तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक बात देखने की आवश्यकता है कि क्या पिछले 7 साल में हमने हिंदुस्तान को इस लायक छोड़ा? हमारी पोजीशनिंग इस एशिया के महाद्वीप में चाइना से भी प्राइम लोकेशन हमारी बनती है। अरब सागर हमारे सामने है और हमारे पूरे विश्व में जो मार्ग है वो हमारे ही रास्ते से गुजरते हैं। तो जो चाइना का डेवलपमेंट हुआ है पिछले 15-20 साल में, तो ये 7-8 साल भी उसके साथ जोड़ लीजिए जो अपने मोदी जी का कार्यकाल है, उसमें चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ है वो असल में हिंदुस्तान का होना चाहिए था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे संसार में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले डेस्टिनेशन सब जगह होकर के आए, लेकिन हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो अब जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा मौका है और हमको लेना चाहिए, लेकिन जब आप हाथ पैर काट देंगे और उसको कहेंगे कि तलवार चलाइए, तो ये तलवार चलाने के लायक बचा है हम देश का। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और लॉकडाउन जो हुआ, जो कोरोना का संकट आया, पूरे संसार में आया है, हिंदुस्तान में भी है, लेकिन जो गलतियां हमने की उसी गलती किसी और देश ने शायद ही की होगी। लॉकडाउन किया गया, पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया, मुख्यमंत्रियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया इस एक गलती के। जो मजदूर, जो एक 30% हमारा दिहाड़ी मजदूर है, उसके लिए एक संकटपूर्ण स्थिति हमने पैदा कर दी कि बिना किसी तैयारी के उसको लॉकडाउन में बंद कर दिया और वो बीच में ही जब भूख और प्यास से त्रस्त हुआ तो वो अपने गांव की तरफ पलायन कर गया। अब सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री के चाहते हुए भी वो एक कदम चलना भी चाहे तब भी उसके पास पैर नहीं है। शास्त्री साहब, आप सरकार के विजन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सरकार की आप सरकार के विजन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जी। आप सरकार के विजन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका सवाल साफ सुनाई नहीं पड़ा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी शास्त्री साहब, मैं यह कह रहा हूं आपको कि आपने जो सवाल खड़ा किया है, आपने कहा कि बिल्कुल इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारत रिलायबल एक प्लेस हो सकता है, एक कंट्री हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपने सरकार के सोच और विजन पे सवाल खड़ा किया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ आने से हमारी वर्तमान जो स्थिति हम उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, इसमें स्थिति एकदम स्पष्ट है। आप छोटे ट्रेडर से लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग करने वाली छोटी इकाइयों से लेके बड़े इकाइयों तक आप चले जाइए, सबकी हालत खराब है। इकोनॉमिकली खराब तो है ही। दूसरा, रॉ मटेरियल के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में, कोई भी ऐसा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हो जहां पर और होगा मोदी जी का, तब भी वो अंदर से रो रहा है। सरकार
साहब वापस लौट रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा भी आपके पास, मैं फिर से पूछना मैं लौट रहा हूँ चाहिए। सर आपके पास, वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक बार सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। परवार में पूछे पर टेलीफोन आ रहा गर्ग साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। अभी आपने अभी सुना, दो आपके विपक्षी दलों के नेता हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आपने सुना भी होगा कि हिंदुस्तान रिलायबल एक कंट्री, इसमें कोई संदेह नहीं है, भारत की साख है ये, लेकिन सरकार अभी अपने यहाँ जो कुछ है उसी में माहौल नहीं बना पा रही, यहाँ के उद्योग जगत को अभी भरोसा नहीं दिला पा रही है। तो आप कैसे कह रहे हैं इस बात को कि हमें अवसर का फायदा उठाना चाहिए? ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी और स्किल दोनों भारत के पास में है, हुनर भारत के पास में, सोच भारत के पास में है। तो जब भारत के पास में सब कुछ है, आप अभी टकटकी लगाए हुए हैं कि फॉरेन जो निवेश आएगा हम सिर्फ उसी को मान करके चल रहे हैं, यहाँ के इंडस्ट्रीज को तो आप डेवलप करिए। ये सवाल उठा रहे हैं अभी सीताराम जी अग्रवाल साहब भी उठा रहे हैं और देवेंद्र शास्त्री साहब भी उठा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उनको पूर्ण विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। उनकी 5 बातें हैं: इरादा, समावेश, निवेश, आधारभूत संरचना और नवाचार। उस सिद्धांत पे हर व्यापारी, हर एमएसएमई उद्योग चलेगा, भारत आत्मनिर्भर अवश्य बनेगा। सीताराम जी ने कहा कि एमएसएमई को क्या फायदा दिया। मैं सीताराम जी को बताना चाहता हूं कि एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का कम रेट पे, कम ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है, जो कि 7.85 एमएसएमई उद्योग की रेट अभी 9% 10% चल रही होगी, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि आज बेस रेट जो रेपो रेट है वो 4% हो चुकी है। तो सुरेश जी एक बात जानना चाहूंगा, सुरेश जी एक बात जानना चाहूंगा मैं यहाँ, सुरेश जी एक बात जानना चाहता हूं आपसे, ये शायद सीताराम जी और देवेंद्र शास्त्री जी जानना चाहते हैं, सरकार ने वह स्ट्रेटेजी तैयार कर ली जिसमें कहा जा सके कि आज व्यापारी को आवश्यकता है और कल से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, आज हर बैंक वाले व्यापारी को फोन कर रहे हैं कि आप आइए और आप 20%, आप आइए अपना 20% अपना जो है वो पैसा लेके चले जाइए। नहीं, पहले नहीं कर रहे थे, अभी 3 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए आपकी लिमिट को बढ़ा जी। ये कह रहा हूँ 3 लाख करोड़ रुपए की जो स्कीम आई है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए बैंक वालों को, बैंक डायरेक्ट फोन कर दिए कस्टमर को कि आप आइए, बिना हिचक, बिना कोलेट्रल के गवर्नमेंट गारंटी पे आपको 20% लोन दिया जा रहा है, जिसकी आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी को 25 करोड़ रुपए से नीचे है और 100 करोड़ रुपए से नीचे का टर्नओवर है, उसको 20% लोन दिया जा रहा है 7.8% पे। आप ये देखिए कि 7.8% आज कितना सस्ता रेट पे लोन दिया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि उनका ये कि आप अपने यहाँ पे लोकल पे वोकल, अपने यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करो, गांव के अंदर। एक सवाल कर रहे हैं देवेंद्र शास्त्री जी, आपसे एक सवाल कर रहे हैं। गर्ग साहब, देवेंद्र शास्त्री जी एक सवाल कर रहे हैं आपसे, एक सवाल कर रहे हैं जी। गर्ग साहब, देखिए बैंकों का जो एनपीए हुआ है ना पिछले सालों में, जिसको अभी मोदी जी कर रहे हैं, एनपीए का एक इम्पैक्ट पड़ा कि जो बैंकों के मैनेजर्स हैं और जो लोन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज है, उनके अगेंस्ट एक कानून पास हुआ है जिसमें अगर वो लोन डूबता है तो उस अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल केस बनाने का है। अब मैं आपको बताना, उसका जवाब दे रहा हूं, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि आप जो ये कह रहे हो कि जो बैंकों का एनपीए हुए हैं, बोलिए बोलिए शास्त्री, मैं ये कह रहा हूं कि जो बैंकों के एनपीए हुए हैं वो 2014 के पहले जो लोन दिए हैं वो है बैंकों के एनपीए। 2008 से 2014 के बीच के अंदर आप ये देखिए 18 लाख करोड़ रुपए से 50 लाख करोड़ रुपए के लोन हो चुके हैं 2008 से 2014 के बीच में। तो जो 2014 के पहले जो लोन दिए वो एनपीए हुए हैं। और अभी मोदी जी ने कहा है कि आपको 3 सी से डरने की जरूरत नहीं है, सीबीआई, सीएजी और विजिलेंस, दोनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेहिचक लोन दीजिए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% गारंटी है। 3 लाख करोड़ रुपए का जो लोन दिया जाएगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% गारंटी है। किसी को डरने की कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और जनता को भ्रमित न करें, उद्योगपतियों को भ्रमित न करें और न बैंकर को आश्वस्त किया गया है कि आपको कहीं पे भी डरने की जरूरत नहीं है और डेवलपमेंट निश्चित रूप से होगा। कहना चाह रहा हूं
ये लोन सैंक्शन नहीं होने वाले। भैया बैंक को आप सीताराम जी व्यापारी है, सीताराम जी से पूछिए कि बैंक वालों ने फोन किया है नहीं किया। हर बैंक से कस्टमर के पास आ रहा है। सीताराम जी बताएंगे। सीताराम यार उद्योग को जरूरत क्या है और आप डायरेक्शन कहाँ जा रहे हैं? गर्ग साहब भी आपसे जानना चाहते हैं कि जब से निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया है उसके बाद से, जैसे गर्ग साहब भी आप पे यकीन करते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, व्यापारी को आगे आना है और पैसे ले जाइए, गारंटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है उसकी। कितने इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग आपके भी संपर्क में, आप एक उद्योगपति हैं, कितने लोग हैं जो वास्तव में मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी है व्यापारी के सामने, अगर आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अभी तक कोई भी पॉलिसी क्लियर नहीं आई है। कोई भी पॉलिसी आ चुकी है बैंकों के अंदर, सीताराम जी बैंकों के अंदर पॉलिसी आ चुकी है। आपको नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, यहां से कन्वे होने के बाद हर बैंक के पास में पॉलिसी आ चुकी है और बैंकर खुद फोन कर रहा है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास में कम से कम 10 व्यापारियों के फोन आए कि साहब मुझे ये लोन लेना चाहिए, नीचे आना चाहिए, बैंकों से हमारे पास फोन आ रहे हैं। चलिए श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में वापस। मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा, श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने दो बड़ी बात कही है। एक तो अवसर कि कोई भी, निश्चित रूप से अगर हम अवसर को नहीं बुना पाते हैं, समय को हमने कैच नहीं किया तो हम बहुत कुछ खो देते हैं और ये बड़ी बात है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर फॉरेन, आप यहां से तैयार करिए दुनिया के लिए। लेकिन यहां एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही निर्मला जी ने भी कहा कि हमने रास्ते खोल दिए हैं विदेश की निवेश के और किसी भी सरकारी उपक्रम में निजी निवेश के। आपने सुना भी होगा बहुत अच्छे से अभी। तो ये बताइए मुझे कि निजी निवेश करके अगर आप फॉरेन के लिए भारत में अगर मेक इन इंडिया कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट कितना रह पाएगा? कोई जो अगर फॉरेन से कोई आ रहा है आपके पास में, बहुत अच्छी बात है कि एक रिलायबल कंट्री है जहां पे को भरोसा करके और इस अवसर पे अपनी लागत लगाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, हमारी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। लेकिन आप अगर सरकारी उपक्रम में बिल्कुल ओपन कर देते हैं कि कोई निजी निवेश कर सकता है और वहां करके आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि होगी इस देश की। सिर्फ हम ये मान के चले कि बिल्कुल आप उद्योग लगाइए और चाहे किसी भी कंडीशन में लगाइए। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आज ये कि 125वें अधिवेशन में बड़े आराम से बहुत सारी चीजें ऐसे कह दी जैसे कि सहजता से सब कुछ मिल रहा होगा। अब सुरेश जी कह रहे हैं कि तैयार है बैंक प्लान मांगता है आपसे कि आप किस आधार पर वर्किंग कैपिटल लेना चाहते हो। देख सुन लीजिए सुरेश जी, मैंने आपको सुना, आप सुनिए, आप अपनी बात बोलना, मैं मना थोड़ा कर रहा हूं। देखिए बैंक देने से पहले आपसे प्लान मांगता है कि वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास क्या है और आप क्या करने जा रहे हो। तो आप सरकार ने केवल ये कहा है कि आप लोन ले लीजिए, किसके लिए? जो हमारा आपने लोन ले रखा है उसको चुकाने के लिए, और आप अपना काम चलाएंगे तो कुछ करने के लिए। सरकार ऐसे, आप देखिएगा 7% पे अगर आप लोन देने जा रहे हैं। श्याम जी एक बात कहना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि एनपीए से बचने के लिए 1 साल, अगर कोई दिवालिया कगार पे जा रहा है तो 1 साल के लिए आपको राहत दी जा सकती है, उसको एक्सटेंड भी किया। लेकिन आपकी इंडस्ट्रीज को एक्सटेंड, अगर आप उसका विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सटेंशन लोन की भी उसमें प्रोविजन है, जो गर्ग साहब अभी बता रहे हैं, वो उसका जिक्र कर रहे हैं कि अगर केवल यही नहीं है कि अगर आपको डूबने से बचने के लिए आपके पास में अगर कोई विजन है और उसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो पैसा उसके लिए भी सरकार देगी। नहीं तो आप, मैं योगेंद्र जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि प्लान होता तो स्थिति क्यों, देखिए कमर टूट चुकी है ना आज। एसएमई की जो स्थिति बनी हुई है वो उत्पादन करने की स्थिति में, आप देखिए 8 करोड़ मजदूर था, वो पलायन कर गया। आपका मजदूर है नहीं आपके पास, तकनीक आपके पास आधुनिक लानी है क्योंकि आपको विदेशी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करनी है। आपकी कीमत आपके अनुसार अगर कम नहीं होगी तो आपका माल निर्यात कैसे हो पाएगा? सुरेश जी बार बार कह रहे हैं। आप देख लीजिए जयपुर का 2 इंडस्ट्रीज ले लीजिएगा, सांगानेर प्रिंटिंग को ले लीजिएगा, वो है क्या आपका एसएमई उद्योग में? उसको अभी तक दर्जा ही नहीं मिला। भाजपा की सरकार अरे नितिन गडकरी जी का, मैंने भी, आप देखिए आप ला रहे हो विदेशी बैंकों से 3% या 2% पे ब्याज पे पैसा, और आप कह रहे हो स्थानीय उद्योगों को आप ले लो 7% पर या 60% 5 पे ले लीजिएगा। तो आखिर केंद्रीय जो आप विदेशों से ला रहे हो, गडकरी जी की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने अभी 40,000 करोड़ रुपए लाने की बात कही है,
एक विदेशी उनसे उनका करार हुआ है और हम उसको यहाँ पर ला करके छोटे उद्योगों को देने का प्रयास करेंगे। गडकरी जी ने 2 दिन पहले अपने उसमें कहा है। अब आपके देखिए प्रधानमंत्री जी आज सीएए में बोले, कल अमित शाह बोले, उसके बाद अखबारों में एडिटोरियल छप रहा है तो मंत्रियों का छप रहा है। आप कहना, आप इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, आप अपनी रीति नीति प्रधानमंत्री जी के बातों को ले जाने के लिए क्या करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से ले जाएंगे? राजस्थान में 80 लाख सदस्य हैं आपके, आप कहते हो 25 लाख लोगों तक ले जाएंगे उपलब्धियों को। हम प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कहानी का, तो आपके जब 80 लाख सदस्य हैं, 25 लाख लोगों तक ही ले जाना चाहते हो, तो आपके 80 लाख सक्रिय सदस्य जो बने थे वो तो फिर मतलब तो मिस कॉल वाले थे, मिस हो गए। ये देखिएगा आने वाले समय में जो चुनौती सरकार के सामने है, उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होगा नहीं। हमारे 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका अब तक, हमारे यहाँ हो चुका है, आप मानते हैं इस चीज को। -5% जीडीपी आ गई, ये साल तो माइनस हो जाएगा। ये बात सही है कि आप कह रहे हो कि हमको 6 महीने बाद चुका देना, ब्याज माफ नहीं कर रहे हो 6 महीने का, क्योंकि क्रिटिकल पोजीशन में उद्योगपति आ गया है, कह रहा है ना बिजली का बिल हमको इस जो लॉकडाउन का पीरियड का कुछ तो माफ करके बताओ। हमको कह रहे हो कि ऋण ले लो, आप ले लो। ऋण लेने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए आप ऋण दे रहे हो, क्योंकि आपको ये मालूम है। श्याम सुंदर जी, अब आपकी बात सुन तो लीजिए। राष्ट्रीय देखिए, आपने बैंकों का एनपीए खत्म करने के लिए एकीकृत किया ना 4 बैंकों को, समझ किस लिए किया? आपने जिस तरह से एनपीए बढ़ गया था, जब आपने 68,000 करोड़ रुपए माफ किया उद्योगपतियों का, आपका एनपीए बढ़ाना। आप देने की बजाय सपने अच्छे दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, उसमें दो राय नहीं है। वो जितना अच्छा बोल रहे थे, आज मैं सुन रहा था कि हमने देखिएगा 30 जनवरी को पहला केरल में आया अपना पॉजिटिव, 54 दिन बाद अपन ने लॉकडाउन किया। यशवंत सिन्हा तो पहले आप ही के पार्टी के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने क्या कहा है देख लीजिएगा। ऋण देने की बात तो बहुत करी है आपने कोई सुविधा और राहत देने की बात नहीं की है। आज बैंक देखिएगा कि आपने कहा सुंदर जी, सुविधा किस तरह की चाहिए आपको? हर तरह की सुविधा आपको। जब जो लोन 10-12% पे होता था वो 7.5% पे दिया जा रहा है। और क्या सुविधा? आप ये देखें ना, आपको 6 महीने की ईएमआई का रिलैक्सेशन दे दिया है। आपको 3 लाख करोड़ रुपए का विदाउट कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल के गवर्नमेंट की गारंटी पे लोन दिया जा रहा है। जो एनपीए इंडस्ट्री है उसको 20,000 करोड़ रुपए की और आपको इक्विटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हो? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 चीजें हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का लोन है, वो उन लोगों के लिए है जिनका 60 डेज से नीचे का ओवरड्यू है। वो 3 लाख करोड़ रुपए का अपना जो भी 29 फरवरी को, चाहे टर्म लोन हो चाहे वर्किंग कैपिटल लिमिट हो, केवल ऋण देने की बात। रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार, मैं नेहा चारण उन सभी डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन, समाज सेवियों और खासकर उन महिलाओं की शुक्रगुजार हूँ जो अपने घर परिवार को छोड़कर हमें और हमारे देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं अपने अंदाज में आपको कुछ डेडिकेट करना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा। दहशत में है जमाना पर ना घबराना है, दहशत में है जमाना पर ना घबराना है। सबके दिल से इस डर को अब दूर भगाना है। सबके चेहरों पर खुशियाँ हमें वापस लाना है। हमको तो आगे आगे बस बढ़ते जाना है। हमें मुस्कुराना है, हमें मुस्कुराना है। कोरोना मिटाना है, ये जंग जीत जाना है। हमें मुस्कुराना है,
के जंग जीत जाना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीआईआई के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां हैं लेकिन अवसर भी हैं। तो चलिए, मैं ब्रेक से पहले श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में था, मैं एक बार फिर सीताराम जी के पास में जाना चाहूंगा। सीताराम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी गर्ग साहब ने कहा, मैं वो रियलिटी भी जानना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार कोई भी आदेश देती है, कोई घोषणा करती है, जर्नलिस्ट के साथ साथ जिस वर्ग को वो तोहफा देना चाहती है वह भी उसका एनालिसिस करता है कि क्या इसकी हकीकत है। देखिए, अभी कोई कम समय नहीं हुआ, सरकार ने अनाउंसमेंट कर चुकी है 20 लाख करोड़ में वह भी शामिल है कि 7 लाख समथिंग करोड़ रुपए जो थे वह भी है, तो करीब 12 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ, जो भी है देश के लिए किया है। तो अभी गर्ग साहब जो कहना चाह रहे थे कि व्यापारी को सीधा सीधा एक मैसेज भी है और उसको एक प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है ताकि वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, इंडस्ट्री उसकी और मजबूत हो सके, ताकि कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड रहा उससे हम ठीक से बाहर निकल सके, हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके और इस अवसर का हम फायदा उठा सके। देखिए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि बैंक का जो जिक्र कर रहे हैं अभी, बैंक का जो जिक्र किया अभी गर्ग साहब ने कि आप एक्सटेंशन के लिए ले सकते हैं, आप अपना अगर कहीं पर लग रहा है कि मेरा पैसा कम है मेरे पास में, तो आप लोन ले सकते हैं। मैं इसको जरा समझना चाह रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली क्या है कि एक पैकेज घोषित किया इन्होंने, और हम लोग प्रैक्टिकल आदमी हैं, हम थ्योरी नहीं जानते, प्रैक्टिकल जानते हैं। चीज की जरूरत किस चीज की थी? आज सरप्लस कैपिटल है सारे इंडस्ट्रीज के पास में। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, गर्ग साहब को बताना चाहता हूं, लोन वो लेता है जिसका धंधा चले। यहां तो धंधे बंद पड़े हुए हैं और 7.85% को लोन ऐसा नहीं दे रहे कि ये फ्री में लोन दे रहे हैं। 7.85% लोन किन कंडीशनों पे दिया जा रहा है, पहले तो गर्ग साहब से ये पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, एक बात बताऊं, हर बैंक का अलग अलग रूल है। आज हमें लोन की जरूरत नहीं है। लोन की जरूरत कहां से है कि जब हमारे धंधे नहीं चल रहे, हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही। हाँ, लोन इसलिए दिया जा रहा है, हमें जबरदस्ती लोन दिया जा रहा है कि आपका बैंक अकाउंट एनपीए नहीं हो, आप ये लोन लेकर के हमें ब्याज चुका दीजिए। और बैंकों को निर्देश है कि आप एनपीए नहीं करें, इनका ओवरड्राफ्ट कर दें, इनको लोन दे दीजिए एमएसएमई को। 3 लाख 5 लाख करोड़ की सवाल नहीं है, सवाल यह है कि लोन की जरूरत जब होती है जब धंधे चलते हैं। रही सवाल प्लान, कहां से प्लान लाओगे? आज जो धंधे थे सब बंद हो गए, मजदूर सारे अपने पलायन कर गए, यहाँ पे फैक्ट्री चल नहीं रही। अगर फैक्ट्री नहीं चलेगी, आज आपके घर में आदमी नहीं होंगे तो आपके यहाँ पे आटा कहां से लगेगा? जब आदमी होंगे तभी आपके यहाँ पे राशन लगेगा। क्या तो ये पोजीशन, एक बात जानना चाहता हूँ मैं, एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। हो सकता है कि आपके कई जो प्लेटफॉर्म है, 40 है, सीआईआई है, दूसरे प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से भी सरकार तक ये बात जाती होगी, भाजपा के नेता भी पहुंचाते होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में और भी लोग पहुंचाते होंगे। देखिए, जो हुआ वह हो चुका है, मजदूरों का पलायन गया, कैसे कष्टदायी रहा, सब चीजें हो चुकी हैं। बहुत अब हम लगता है कि एंड की ओर है कि अब तो चले, जिन लोगों को जो जाना था चले गए। कोरोना का जो रूप है आगे बढ़ सकता है, कम होगा, इससे भी निपट लेगा भारत, आप हम सब। लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, अभी हर इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी चिंता है कि मेरा उद्योग आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार के स्तर पर चले, हम यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि हम कह सकते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार की यह चूक रही, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में अब करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार को इस टाइम पे एमएसएमई को जो राहत देनी चाहिए, बजाय
ये ब्याज के ऊपर या रिलीफ के ऊपर या लोन देने के लिए इसमें नहीं है। देखिए एमएसएमई इस टाइम पे घाटे में है, उद्योग इस टाइम प्योर घाटे में है, हम इनसे जेन्युइन रिबेट मांग रहे हैं। इलेक्ट्रिक हमने यूज ही नहीं की, लॉकडाउन पीरियड था उसका मिनिमम हम माफ मांग रहे हैं। दूसरा ब्याज हमने जिंदगी भर 70 साल के अंदर, और एक बात और बताना चाहता हूं, उद्योगपति सरकार को 10 गुना ज्यादा देता है खुद की कमाई से। अगर मेरे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है उद्योगपति को, तो सरकार को वो 10 लाख रुपए देता है टैक्स के रूप में। आज जिंदगी में 70 साल के इतिहास के अंदर उद्योगपति ने पहले बार सरकार की तरफ देखा है और सरकार को ये कहा है कि हमने आपको दिया ही दिया है, आप हमें रिलीफ दीजिए, उसके बदले में आप हमें लोन दे रहे हो, हम लोन का करेंगे क्या। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, गर्ग साहब को पूछना चाहता हूं कि आप जब पॉलिसी डिक्लेयर करते हो तो क्यों संबंधित आदमियों को, आज हमारी इतनी संस्थाएं हैं, चाहे किसी भी रूप में ले ले, CII है, फिक्की है और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे किसी से राय ली इस पैकेज के मामले में। MSME की बहुत संस्थाएं हैं, क्या उनसे पैकेज की राय ली? बात ये कह रहे हैं जिससे प्रैक्टिकली नहीं बनाया गया। आपका सवाल प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, वह उस तरह से नहीं है कि जो रिक्वायरमेंट था उसको ध्यान में नहीं रखा गया है, उद्योग ध्यान में नहीं रखा गया, क्या जरूरत है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए था, कोई ध्यान में नहीं रखा और इसके लिए कोई राय भी नहीं ली, अपनी मर्जी से चाहे 20 लाख करोड़ का निकाल। मैं लौटूंगा वापस लौटूंगा। मैं देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कोविड-19 में प्रधानमंत्री और पहली बार 31 तारीख को गृह मंत्री ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, दिल्ली में आपकी भी सरकार है, यहां होना क्या चाहिए? मैं वह जानना चाहता हूं कि अगर सरकार से कहीं चूक हुई है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें जान सकते हैं कि वास्तव में किया क्या जाना चाहिए था। जैसे अभी कह रहे हैं सीताराम जी कि किसी से सलाह नहीं ली गई, ब्यूरोक्रेट्स ने बंद कमरों में चर्चा की, मंत्री जी को पूरा एक बना करके एजेंडा दिया कि हम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अगर उद्योगपति नाराज है, जिसको जरूरत है, अगर उसी को फायदा नहीं मिल पा रहा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारगर हो पाएगा। या फिर ये कहें कि प्रतिपक्ष में है तो केवल बस ये इसका मीन मेक निकाले, प्रतिपक्ष वाली बात नहीं है। देखिए, एक दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कोरोना काल की वजह से प्रभावित हुई हैं और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक तो इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापारी की जो माली हालत है वो पूरी तरह से डगमगा गई है। आप ये देखिए कि कोरोना काल आने से पहले ही हमारी इकोनॉमी बैठती जा रही थी और जीडीपी माइनस में चली जाएगी, ये बात कोरोना से पहले तय हो गई। अब कोरोना होने से इनका जो ये लॉस हुआ है इस कोरोना पीरियड में, ये 2 महीने सवा 2 महीने होने को आ गए हैं, इसमें बहुत जबरदस्त लॉस जो है इंडस्ट्री को उठाना पड़ा है। सरकार को चाहिए था कि इन 2 महीने की घाटा जो लगा है इसका राहत के तौर पे कैश इनको दिया जाता, तब ये अपने पैरों पे खड़े होते। दूसरा, अब जो एक संकट हमारी सरकार की गलती की वजह से हुई वो लेबर की। अब अगर आप राहत भी दे दें तब भी इंडस्ट्री के सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि उनके पास एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो लेबर का है वो अवेलेबल नहीं है। वो सरकार की गलतियों की वजह से वो छिन्न भिन्न हो गया है, उसको वापस रिस्टोर करने में कम से कम 3, 4, 6 महीने लगेंगे, क्योंकि वो अब डबल थॉट में चला गया है कि वो अपने गांव में रुके या वापस नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाए। इसलिए बहुत भारी संकट है, इन 2 सेक्टर्स पे काम करना होगा। आप तमाम देशों में देख लीजिए, सब जगह राहत पैकेज है, कहीं लोनिंग पैकेज नहीं है। ये लोन मेला लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। लोन तो पहले दिए जा रहे थे। शास्त्री साहब किया क्या जाना चाहिए? शास्त्री साहब क्या जाना चाहिए? सरकार करे क्या? सरकार क्या करे वो बताइए, आप क्या करे? सरकार क्या करे? कुछ नहीं होने वाला जी। शास्त्री साहब, सरकार करे क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार को राहत पैकेज देने की आवश्यकता है, जिसका न ब्याज देना पड़े न वो पेमेंट करना। योगेंद्र जी, केवल इन लोगों को बुराई करना है। सजेशन जो भी हमारे पास में सजेशन आए उनको इम्प्लीमेंट किया है। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में कम से कम 100 उद्योगपतियों से हमने सजेशन लिए हैं। तो कौन सी एसोसिएशन ने सजेशन दिए इनको? कौन सी एसोसिएशन ने सजेशन दिए? बता दीजिए।
मैं कह रहा हूँ मोदी थे, ये सुरेश अग्रवाल जी थे, अरुण अग्रवाल जी थे, यहाँ पे जगदीश सोमानी जी थे, आपके ताराचंद जी थे, आपके पूरे अलग अलग एसोसिएशन के जो लोग बात थे वो सब इसके अंदर हमने सजेशन लिए थे। अनुराग ठाकुर जी से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई हुई है, हर तरह की जो सहायता है वो चीज कराइए हम लोग से। इसमें आप ये चीज उनके पक्ष का काम है आरोप लगाना। आप मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि जगदीश सोमानी कईयों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जगदीश सोमानी जी शायद मेरे ख्याल में ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो गोल्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ बुलियन मार्केट आज भी जयपुर अपनी एक अलग साख रखता है, पहचान रखता है, राजस्थान में बुलियन का बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन आपको मालूम है कि आज भी कस्टम ड्यूटी को कम कराने के लिए व्यापारी कितना जूझ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2 महीने तक जयपुर के व्यापारियों ने स्ट्राइक तक रखी थी, आपको ध्यान होगा। ये कम से कम ये अवसर था मैं राहत देने का जी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की एमएसएमई उद्योग को चलाना, और उसके लिए हमको उनकी सहायता करना, और हम एमएसएमई उद्योग को हर तरीके से सहायता कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हमने एमएसएमई की जो लिमिट है, एक इन्वेस्टमेंट लिमिट है, उसको अपने 50 करोड़ रुपए कर दिया। उसका टर्नओवर 100 करोड़ था, उसको 250 करोड़ रुपए कर दिया। जो अगर एमएसएमई उद्योग एक्सपोर्ट करता है उसको हमने एमएसएमई से बाहर कर दिया। आप ये देखो ना एमएसएमई को किस तरह से फायदा दिया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट में दिया जा रहा है, मोनोटोरियम में दिया, हर एमएसएमई को फायदा दिया गया है। 20 साल के बाद होगी, आप लड़की देख रहे हो, हर इंडस्ट्री को फायदा दिया जा रहा है। अगर जिसको राहत देना चाह रहे हो, अगर उसका विचार नहीं ला रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हर इंडस्ट्री से अब बिजली की डिमांड है। हम बीजेपी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए। हम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं और हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, लेकिन गहलोत सरकार सुन नहीं रही है। जबकि इनके गवर्नमेंट है, इनको बिजली के बिल माफ करने चाहिए ना, लेकिन बिजली के माफ बिल नहीं हो रहे। इनको तो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार पल पल पे जहां सहायता की जरूरत है वहां पे सहायता कर रही है। मोदी जी का विजन है कि भारत आत्मनिर्भर बने, आप लोकल से वोकल बनो, अपने घर में प्रोडक्शन बढ़ाओ और ब्रांड बनो, एक्सपोर्ट करो, लोकल में प्रोडक्शन करो, गांव के अंदर इंडस्ट्री डालो, गांव के अंदर फार्मा की करो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करो, हर्बल प्रोडक्शन करो। इस तरह से हर चीज के लिए उन्होंने अलग अलग सेगमेंट के लिए 30 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। आप देखिए हर सेगमेंट के लिए, आप ये देखो कि पशुओं के लिए पशुओं को टीकाकरण का 53 करोड़ पशुओं को टीकाकरण के लिए उन्होंने योजना लाई है, और मछली उत्पादन के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए आप, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। डॉक्टर साहब मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप व्यापारी को राहत देने के लिए पैसा निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार व्यापारी को आप देखो ना, डिस्काउंटेड रेट पे हमने ब्याज कम रेट पे ब्याज पे ऋण दे रहे हैं। अगर मान लो एक मुझे ये बताइए पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं से तो आएगा ना। अगर आपको व्यापारी को एक चीज बताइए आप, और हमने मोनोटोरियम किया ना व्यापारी को, एक चीज बताइए सुरेश जी, आपसे गडकरी जी की बात नहीं सुनी, मेरे को लगा। सुनिए, कोरिया बैंक और जापान बैंक से डॉलर के रूप में 2% पे ब्याज पे लाना चाह रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए। आप सुन तो लीजिए, आप कहना चाह रहे हो आप 2% पे ब्याज पे व्यापारी को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहायता दी है हर स्तर पे आपको सहायता कर रहे हैं। आप एमएसएमई की जो परिभाषा उसको चेंज कर दिया, एमएसएमई से एक्सपोर्टर को बाहर कर दिया। आप हमारा एमएसएमई उद्योग को जहां जहां जरूरत है उसको हम कर रहे हैं। एमएसएमई उद्योग की पहले डिमांड थी 3 महीने का, हमने 3 महीने को उसको 6 महीने कर दिया। तो और एमएसएमई को हमने 31 मार्च 2021 तक बात सुन लेते तो फिर ये बात नहीं कहते। हर पल पे वो दिया है अपने। आप तो सीईओ, आप अपने फायदे की बात देखोगे, जितने लोन लेंगे वो आपको थ्रू देंगे। के अंदर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक सैंक्शन है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, 20% डायरेक्ट ऑटोमेटिक सैंक्शन है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे को फोन करिए, हम उसका समाधान करेंगे। हमने कॉल सेंटर बनाया है पूरे राजस्थान के लिए। अगर किसी व्यापारी को
20% में तकलीफ आ रही है तो बीजेपी का कॉल सेंटर बना हुआ है, वो आपकी सहायता करेगा। और बैंकर से हमारी मीटिंग हुई है, बैंकर खुद कह रहा है कि साहब हम लोग फोन कर करके लोगों को बता रहे हैं कि साहब 20% आप लोन लीजिए। लॉकडाउन से पहले भी 9 लाख करोड़ रुपए बैंकों को ऋण के लिए दिए थे ना, ये थे ना आप, तो बैंकों ने क्या किया? अरे आप सुन तो लीजिए, 2014 के पहले में लोन दिए, उसको अरे करें। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो गलत लोन बांटे हैं उसको भुगत रहे हैं ना, तो भुगत रहे हैं। सर 6 साल बाद भी आप यही बात कर रहे हो कि कांग्रेस के गड्ढे पर टाइम लगता है। 2008 से 2014 के अंदर करोड़ों रुपए के लोन बांट दिए। सही, देखिए लॉकडाउन से पहले 6 साल बाद भी ये बात कहोगे? गर्ग साहब 6 साल बाद भी ये बात कहोगे? क्या इंडस्ट्री को साफ किया है ना, आपके एनपीए जितने हैं उनको सबको साफ किया, रिकवरी बढ़ाई है। आप ये देखो ना रिकवरी कितनी स्ट्रांग हुई है। सर मैं एक बात गर्ग साहब कितने एक छोटा सा सवाल है, जा रहे हो ये भी बता दो। आप आपके लिए आईपीसी कोड लाए, आप सार्वजनिक उपक्रम के लिए बेचते जा रहे हो, कोकण रेलवे क्या प्रॉफिट में उनको बेचते जा रहे हो। सार्वजनिक को स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रांग करने का मदद किया जा रहा है, स्ट्रांग करने का मदद किया जा रहा है। वो अपना सार्वजनिक संस्था में वो स्ट्रांग है, उसको मदद करने के लिए। आपका अच्छा है, क्योंकि आप उनका समर्थन नहीं करोगे तो आपको फिर दोबारा भेजेगा कौन? फिर आपको आगे लाभ कौन देगा? गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी का जो विजन है वो स्ट्रॉन्ग विजन है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर तो बनाओगे, मैं मान रहा हूँ, आत्मनिर्भर कहना तो बहुत बात है। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देखिए योगेंद्र, भारत पूरा आत्मनिर्भर हो गया ना, मजदूर आत्मनिर्भर खड़ा हुआ है उसके ऊपर। लेकिन किसकी गलती है? राजस्थान में किसकी गलती है? मजदूर पैदल जा रहा तो कांग्रेस की गलती है क्या? महाराष्ट्र से आपने भेजा तो किसकी गलती है? हम लोगों ने ट्रेनों की व्यवस्था करी है, हर जगह ट्रेनों की व्यवस्था करी है। जिस स्टेट ने ट्रेन मांगी है उसको ट्रेनें दी है, लेकिन आपकी स्टेट अगर उससे जाम देती तो बहुत अच्छा रहता। कल अमित शाह जी की बात सुनी क्या? मेरा छोटा सा सवाल है सर, मेरा छोटा सा सवाल है गर्ग साहब, छोटा सा सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि देश में हर तबके का ख्याल रखा गया है, प्रधानमंत्री जी मोदी हैं जो मजबूत नेतृत्व के साथ में सब कुछ किया। मैं एक बात जानता हूं, इधर उद्योगपति नाराज है कि आप ये मत कहिए कि सीआईआई की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी देखे, देश के प्रधानमंत्री है, हर वर्ग उनकी तरफ देखेगा, वह चाहे प्रतिपक्ष की पार्टियां हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे कोई भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, कोई नॉमिनेट नहीं है। लेकिन दो बातों का मुझे बताइए, आप मजदूरों का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किसान को और गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये बताइए साहब, आपके 3 भाजपा शासित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान है श्रम कानूनों में जो 8 घंटे की आपको एक दिन का काम है, आपकी पगार जिसको लेकर के बोल दिया, जिस काम के बदले मिलते हो 8 घंटे, आप उसे 12 घंटे कर रहे हो, इसे राहत कह रहे हो। दूसरी तरफ आपके पैकेज से व्यापारी खुश नहीं है। कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? भारत तो दौड़ना चाहता है। हमें भी भरोसा है कि दुनिया के सामने भारत की इमेज बहुत अच्छी है, इस अवसर को हमें भुनाना चाहिए। लेकिन आपके अपने परिवार के लोग, यानी कि जो भारत के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे उद्योगपति हो, सर उसको तो संतुष्ट करिए। देखिए, हर व्यक्ति को संतुष्ट किया जा रहा है। लेबर एक्ट के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर रही है तो वो परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर रही है। मोदी जी ने खुद ने बोला है कि आज हमको मजदूर की जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, हमें दर्द है, मजदूर पहले गया है उसका हमें भी दर्द है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, जहां तक विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। हमने ट्रेनें चलाई है मजदूरों के लिए, श्रम ट्रेनें चलाई है, कल स्वीकार कर लिया सब ट्रेनें चलती है, लाखों मजदूर हमारी गलती है, शुरुआत में हम नहीं कर पाए। मजदूर है, हमने खाने की व्यवस्था कर रखी है, पल पल पे मजदूरों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसी तरीके से व्यापारी वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब ये जो विपक्ष है, विपक्ष का काम तो देखो विरोध करना है और बिल्कुल वाजिब है। अगर वो विरोध करेंगे तो हमको जवाब भी देना है, तो विपक्ष का काम विरोध करना है। बाकी हर आदमी उस चीज पे जो भी कमियां है उसको हम सुधार करते हैं और मोदी जी के पास में सजेशन आते हैं, उस सजेशन को वो अपनाते हैं और 100% आदमी को वो उसका रिवर्ट भी करते हैं और जो भी समस्या है उसका समाधान करते हैं मोदी जी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये अवसर है, इस अवसर को बिल्कुल हमें बुलाना चाहिए। और देखिए, 2 बात कहनी पड़ेगी। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, हल्ले में वो बात नहीं आ पाई। मुझे गर्ग साहब एक चीज बताइए कि जब भी कोई बात होती है
और जिसमें ही स्पोक्स पर्सन बीजेपी के थोड़ा सा दबने की कोशिश करते हैं। तो एक बात कही जाती है कि कांग्रेस के इतने साल के गड्ढे, कांग्रेस की तरफ से जो मिसमैनेजमेंट था, हम उसे दुरुस्त कर रहे हैं। सर कितने साल में दुरुस्त कर पाएंगे? कितने साल लगेंगे अभी इसे दुरुस्त करने में? अभी भी खामियां नजर आ रही हैं। योगेंद्र जी 60 साल हो गए, 60 साल के अंदर इतने गड्ढे भर दिए थे कि उनको अब भरने में टाइम तो लगता है, लेकिन हमने बहुत सारे गड्ढे भर दिए हैं। भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दी। आपको पता है राजीव गांधी जी खुद बोलते थे कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसे तो करप्शन में चला जाता था, 15 पैसे एक में खाते खुले हैं। नरेगा के अंदर डायरेक्ट सब पैसा जा रहा है। जो भ्रष्टाचार है उसको रोका है तो उसमें टाइम तो लगे ना। बहुत कुछ चेंजेस कर दिया है। इनकम टैक्स ITR को अगर आपने देखा होगा, हमने सब चीजें ऑनलाइन कर दी है। रिफंड आपको टाइम पे आता है। पहले क्या होता था, रिफंड के लिए पैसे लगते थे। आज की तारीख में आप रिटर्न करो, उसके 15 दिन बाद के अंदर रिफंड आ जाता है। कितना चेंजेस आ गया है इनकम टैक्स के अंदर। हर चीज में बदलाव किया है। तो देखिए बदलाव में टाइम लगता है, लेकिन देश को बहुत हम आत्मनिर्भर पे लेके जाएंगे। देश को $5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर ले जाने का जो हमारा मिशन है वो पक्का हम उस पर लेके जाएंगे। विश्वास रखिए इस पे, मोदी जी पे विश्वास रखना पड़ेगा। पूरा भरोसा है, सब पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी जो आप अभी भी वही बात कह रहे हैं कि राजीव गांधी ने ये कहा, हालांकि देखिए मुद्दा हम डाइवर्ट हो जाए। आप ये कह रहे हो कि 7,500 रुपए दे दीजिए। अरे भाई जनता को तो तुमने नकार ही दिया। लोकसभा के चुनाव के अंदर मुद्दा लेके आए थे 7,500 रुपए हम देंगे, तो जनता ने तो इनको नकार दिया उसी टाइम पे 7,500 रुपए पे। अब ये तो डिसाइड करिए कि बेटा 7,500 मांग रहा है, माँ 10,000 रुपए मांग रहे हैं, कौन सा करे मांग रहे हैं ये तो डिसाइड करिए। बेटा तो 7,500 रुपए मांग रहा है, माँ 10,000 रुपए मांग रही है। दोनों की बात जनता ने पहले ही नकार दिया इनको। आपने दोनों की बात सही से ढंग से सुनी नहीं। जनता ने नकार दिया। 10,000 मांग रहा है कारोबारियों के लिए, 7,500 रुपए देंगे, जनता को मांग रहे 7,500। तो अंतर दो चीजें हैं, कारोबारियों के लिए 10,000 दे दो और उनको 3 महीने तक दो वो 7,500। वो अलग चीज है। दोनों BPL को मांग रहे उतना वो। देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। समय का मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा उनको, 30 सेकंड। तो चलिए समय का अभाव है और मैं रोकना भी चाहूंगा अभी यहीं पे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक रिलायबल पार्टनर चाहिए दुनिया को जिसपे वो भरोसा कर सके और जहां अवसर हो। लेकिन अभी भी चुनौतियां बहुत हैं। हम ग्लोबल एक्सपर्ट में बहुत पीछे हैं, जिसे आगे लेके जाना है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया हो, मेड फॉर फॉरेन हो, और इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। निश्चित रूप से सपने देखने से ही पूरे हो पाते हैं, लेकिन अभी भी जरूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ के उद्योग और उद्योगपति को मजबूत करना होगा। तब मुझे लगता है कि दुनिया आपके अवसर भरोसा करेगी और हम अपना जो प्रोडक्ट दुनिया के सामने, क्योंकि ओपन मार्केट है, और हम उस तरह से उसे परोस सकें, दे सकें, लोगों के सामने ले जा सकें। उस एक्सपोर्ट को हम वहां उन लोगों के भरोसे पे खड़ा कर सकते हैं। वो तभी संभव है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी उस तरह से बनाए जैसे व्यापार और मजबूत और सलीके से चल सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अवसर बनाना भारत को बहुत अच्छे से आता है, और इस अवसर को अगर हम बना पाएंगे तो निश्चित रूप से हम एक इकोनॉमिकली और ग्रोथ के हिसाब से काफी आगे जा सकते हैं। वापस खोया हुआ कुछ नहीं है, उसे वापस पा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा भरोसा दिलाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना। धन्यवाद। नमस्कार।